गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अनिल सैन, रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपके विद्यालय में आने से पहले मैंने लगभग 11 साल भूगोल का अध्ययन करवाया है विभिन्न संस्थानों में। लगभग 2006 से मैं भूगोल विषय का अध्यापन करवा रहा हूँ। शेखावाटी क्षेत्र के नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में मैंने भूगोल विषय का अध्ययन करवाया है, जिसमें कानोडिया पीजी कॉलेज, आदर्श विद्या मंदिर मंडावा, SN महिला महाविद्यालय नवलगढ़, पोदार कॉलेज नवलगढ़, श्री मंगलचंद डीडवानिया स्कूल रामपुरा सीकर आदि विभिन्न संस्थानों में भूगोल का अध्यापन करवाया है। मैं इस वर्ष श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि लगभग 107 साल पुराने संस्थान में मैं अध्यापन कार्य करवाने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। इसके लिए मैं सभी प्रशासन की व्यवस्था को धन्यवाद देता हूँ। आज हम भूगोल के विषय में उसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आपके भूगोल के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें अध्यापन और अध्ययन करना है। भूगोल में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है भौतिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम जो पढ़ेंगे 12वीं क्लास में वो पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, यानी मानवीय परिप्रेक्ष्य में। तो मानवीय परिप्रेक्ष्य में हम जो अध्ययन करेंगे, अब चूंकि ये बोर्ड की क्लास है इसलिए इसके प्रायोगिक और सैद्धांतिक अलग अलग विभाजन इसमें किया गया है। जैसे 11वीं क्लास में था वैसे इसमें किया गया है, इसलिए इसकी रूपरेखा हम देख लेते हैं एक बार। भूगोल के लिए सबसे पहले इसकी जो रूपरेखा है उसमें है कि इसके जो मार्क्स हैं 100 मार्क्स, उनका विभाजन कैसे है। इनके मार्क्स में 3 कैटेगरियां हैं, जिनमें एक 56 नंबर का है जो कि हमारी मेन एग्जाम में है। सेकेंड हमारा जो है ये है हमारे सेक्शनल मार्क्स जो स्त्रांक पर भेजे जाते हैं, वो 14 नंबर के हैं, जिनमें 3 टेस्ट हैं और हाफ ईयरली जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर जो है वो दिए जाते हैं। ये कुल मिला के जो नंबर है ये सारे थ्योरी के हैं, सिद्धांतिक है। इसके बाद ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर जो आपके रहेंगे वो प्रायोगिक के रहेंगे, जिसमें अलग अलग विभाजन है उसका। जो बाहर से हमारे एक्सटर्नल आते हैं एग्जाम लेने के लिए, वो इन 30 मार्क्स के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। तो हमारा जो सैद्धांतिक पक्ष है वो इतने नंबरों का है, यानी 70 नंबरों का हमारा सैद्धांतिक और 30 नंबरों का हमारा प्रायोगिक है। अब भूगोल की बात करें तो आपने जैसे 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भूगोल
भौतिक भूगोल और दूसरी मानवीय भूगोल। दूसरी मानवीय भूगोल। तो हमने जो 11वीं क्लास में जो अध्ययन किया था वो किया था भौतिक भूगोल का, यानी प्राकृतिक पक्षों का। इसका अध्ययन किया था प्राकृतिक पक्षों का। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे सांस्कृतिक पक्षों का। अब संस्कृति का सीधा संबंध मानव से होता है, इसलिए सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करने के लिए हमें मानवीय भूगोल का अध्ययन करना होता है। प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन भौतिक तत्वों से होता है, इसलिए उसमें हमने जो 11वीं क्लास से उसके अंतर्गत जो हमारी पुस्तक थी भौतिक भूगोल वाली, उसके अंदर हमने प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन किया कि इस धरती के ऊपर दो प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। एक प्राकृतिक भूदृश्य जिसके निर्माण में प्रकृति का हाथ होता है, और एक ऐसे भूदृश्य जिनके निर्माण में मानव का हाथ होता है। तो जो मानव का हाथ होता है उनको हम सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं, और जो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत है प्रकृति के उसे हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल में, और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन जो किया जाता है वो मानवीय भूगोल में। तो अब हम जो आपके 12वीं की क्लास है उसके अंदर जो आपकी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उसका अध्ययन इसमें करेंगे। तो हमारे जो अध्ययन करने का जो पक्ष है वो मानवीय पक्ष है। तो मानव की गतिविधियों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसके दो भाग। आपकी 11वीं क्लास में जो भौतिक भूगोल थी उसके भी दो भाग थे, एक भारत के भूगोल के संदर्भ में था, एक भौतिक भूगोल के संदर्भ में था। तो भौतिक भूगोल के संदर्भ में जो था वो प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर था। दूसरा जो भारत के भूगोल के था तो वो प्राकृतिक, लेकिन प्रदेश के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन उसमें करवाया गया। बात इसमें भी हम ये करेंगे कि जो मानव भूगोल है इसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रादेशिक, यानी किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं। तो एक क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन, और एक विश्व स्तर पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो मानवीय क्रियाओं के जो अध्ययन की बात आएगी उसको हम एक टॉपिक पे लेंगे। दूसरा जो हमारा तो ए जो हमारा है ए पक्ष और बै पक्ष है। तो ए पक्ष तो विश्व स्तर की मानवीय क्रियाएं, इनका अध्ययन करेंगे। विश्व स्तर की जो मानवीय क्रियाएं हैं, और इसमें हम भारत के स्तर पर जो मानवीय क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें हम विश्व स्तर पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, इसमें हम भारत के स्तर पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, और उसमें कुछ स्तर जो है वो राजस्थान के प्रादेशिक स्तर का भी अध्ययन करेंगे। इन स्तर करें तो जो हमारी पहली पुस्तक का पहला भाग है उसका जो अध्ययन करेंगे वो विश्व स्तर पर अध्ययन होगा, और उसका जो दूसरा भाग है इसके अंतर्गत हम प्रादेशिक किसी क्षेत्र विशेष की वहां के लोग और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भूगोल की क्या व्यवस्था रहती है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है क्यों इसका अध्ययन इसमें करते हैं। तो इसमें भारत और भारत के साथ साथ चूंकि हम राजस्थान के हैं इसलिए क्षेत्र विशेष के आधार पर राजस्थान के भी कुछ स्तरों का अध्ययन इसमें किया गया है। पहला जो अब इसमें क्या है कि जो आपके मानवीय भूगोल के अंतर्गत विश्व स्तर पर जो जो बिंदु लिए गए हैं भारत में उन्हीं बिंदुओं के आधार पर भारत का अध्ययन किया गया है। तो लगभग समान रूप है, लेकिन उसको हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। पहले भाग को हम मानवीय विश्व के रूप में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा भाग है जो ए भाग है इसके अंदर जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिलेबस के बारे में एक बार उसकी मोटी रूपरेखा आप लोगों के संबंध में बता दें ताकि आप
जब अध्ययन करें, किताब आपके पास तो अध्ययन करें, तो आप में किसी प्रकार की कोई जो जिज्ञासा है वो बरकरार रहे, ताकि आप उससे संबंधित जो प्रश्न आपके मन में है उनको हम आपके सामने वापस से उत्तर उसका दे सकें। पहला है मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं प्रकृति। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, कोई भी विषय हो, चाहे वो साइंस का विषय हो, चाहे वो कॉमर्स से संबंधित हो, चाहे वो आर्ट्स के विषय हो, कोई भी विषय हो, उसका सबसे पहले इसकी विषय वस्तु, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व, तो इस विषय का क्या महत्व है पूरे समाज में, तो उन सबका अध्ययन इसमें करते हैं। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु है प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? जैसे भौतिक भूगोल की प्रकृति जो प्राकृतिक तत्वों की थी, वैसे मानवीय भूगोल की प्रकृति मानवीय संबंधों की है। विषय वस्तु इसमें लोगों के जो कार्य हैं वो इसकी विषय वस्तु है। जैसे जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों की जो आपूर्ति है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें धरती से इस पूरे वातावरण से प्राप्त होते हैं, वो सारे प्राकृतिक संसाधनों का मानव उपयोग करता है, उपभोग करता है और अपना कल्याण और अपना विकास आगे से आगे करता रहता है। दूसरा जो इसका रहता है वो रहता है विश्व स्तर पर जनसंख्या। अब जनसंख्या में वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या में 3 चीजों का अध्ययन करेंगे, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब जनसंख्या क्या होती है, इसका जो अध्ययन करेंगे हम विश्व स्तर पर करेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना, जन और संख्या, यानी लोगों की संख्या। सीधा सीधा अर्थ है कि लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब ये लोग कहीं न कहीं निवास करते हैं और किसी न किसी समय में निवास करते हैं। जो जनसंख्या का समय निर्धारित करते हैं वो करते हैं जनगणना वर्ष। जो 10 वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के जैसे अभी 2021 में जनगणना होगी, तो जनगणना वर्ष जो होता है वही जनगणना का समय होता है और जनसंख्या का समय होता है। और लोग कहाँ निवास करते हैं उसका स्थान होता है। तो इसकी छोटी सी एक सरल सी परिभाषा बन जाती है कि किसी समय विशेष में, कोई ना कोई समय विशेष होता है। जैसे 2001 का वो समय विशेष था, दूसरी बार 2011 वो समय विशेष है, अब नेक्स्ट जो है वो 2021 है, वो समय विशेष है। तो कोई ना कोई समय विशेष होता है। अब स्थान विशेष, कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ लोग निवास करते हैं। जैसे रतनगढ़ में निवास कर रहे हैं, चूरू में निवास कर रहे हैं, बीकानेर में निवास कर रहे हैं, डूंगरगढ़ में निवास कर रहे हैं। आपके इस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, या अमेरिका में निवास कर रहे हैं, इंग्लैंड में निवास कर रहे हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, राजस्थान में निवास कर रहे हैं, बिहार में निवास कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक स्थान विशेष हो गया। क्या हो गया? स्थान विशेष। तो एक तो हो गया समय विशेष, इसे काल विशेष भी कह सकते हैं। समय विशेष और काल विशेष या स्थान। तो ये समय विशेष और ये स्थान विशेष। तो अब इसकी परिभाषा कि किसी समय विशेष और किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसकी सरल सी परिभाषा छोटे प्रश्नों में आ जाती है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं, इसके लिए सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि लोग हैं वो किसी न किसी स्थान पर रहेंगे, कोई भी स्थान हो सकता है, तो वो विशेष होगा। विशेष का मतलब है कि उसका एक नाम होगा कि यहाँ ये लोग इतने निवास करें, यहाँ इस स्थान पे निवास करें, इस स्थान पे निवास करें, वो स्थान विशेष होता है। उसी के साथ साथ एक समय विशेष भी होता है, और जो समय निर्धारित करते हैं वो जनगणना वर्ष का करते हैं, क्योंकि 10 साल की जनगणना होती है, आंकड़े वो चलते हैं कि इस समय इतने लोग हैं। तो हमारा जो जनगणना का वर्ष होता है वही हमारा समय काल का विशेष है। तो समय काल विशेष जो है, समय है या काल विशेष जो है, उसको हम निर्धारित करते हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है कि कोई ना कोई तो समय होगा और कोई ना कोई स्थान होगा। अब फिर जोड़ना क्या है इसमें? लोगों की संख्या। अब लोग हैं वो कहीं ना कहीं निवास करेंगे, तो उस निवास को जोड़ो उसमें। तो फिर परिभाषा क्या बनेगी कि किसी स्थान विशेष और किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या।
किसी समय विशेष और स्थान विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को या रहने वाले संख्या को या वास करने वाले संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। अब इस जनसंख्या का जो समूह पाया गया वो 3 आया है। इन 3 समूहों का अध्ययन इसमें जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय दूसरा इसका जो था वो मानवीय बस्तियां हैं, वो उसके बारे में बता देता हूं आपको। जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब वितरण, जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब होता है मात्रात्मक। यहाँ ये भी चीज मात्रात्मक है, ये भी मात्रात्मक स्वरूप में। इसको एक बार अलग करना है। ये दोनों जो चीज जो शब्द आए हैं, ये शब्द लोगों की संख्या को इंगित करते हैं कि कितनी मात्रा में कहां लोग किस जगह पर निवास कर रहे हैं। तो जब कि बिना किसी इकाई के हम कह देते हैं कि 10,000 लोग वहां निवास कर रहे हैं, 50,000 लोग वहां निवास कर रहे हैं, 20,000 लोग वहां निवास कर रहे हैं, 10,000 लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, 15 लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो वो एक क्षेत्र विशेष में लोग जहाँ निवास करते हैं वो जनसंख्या का वितरण कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष में जहां लोग निवास करते हैं वो जनसंख्या का वितरण कहलाता है। वो कितनी मात्रा है इसका कोई आधार नहीं होता, कोई 10 भी हो सकते हैं, इसमें असमानता होती है। विश्व के जनसंख्या वितरण में क्या पाया जाता है? असमानता पाया जाता है। क्योंकि हम भूगोल में अध्ययन किनका करते हैं? असमानताओं का करते हैं। भूगोल में जो अध्ययन करते हैं हम वो असमानताओं का अध्ययन करते हैं। तो वितरण का मतलब है कि किसी भी स्थान पर जो लोग निवास कर रहे हैं कितनी मात्रा में वितरित है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, ये सारा जो सिस्टम है ये कहलाता है जनसंख्या का वितरण। उसके बाद में ये कहलाता है घनत्व। अब घनत्व के क्या है तो वो भी वितरण है, ये भी जनसंख्या का वितरण है। कितने लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो लोगों की निवास करने की एक इकाई का नाम क्या है? घनत्व। जैसे वितरण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि वितरण में किसी क्षेत्र की इकाई को निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि जनसंख्या घनत्व में किसी क्षेत्र की इकाई को निर्धारित किया गया है। तो किसी क्षेत्र की इकाई को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या है वो धरातल में निवास करती है, तो धरातल की इकाई को निर्धारित किया गया है। अब इसमें जो निर्धारित किया गया है वो प्रति वर्ग किलोमीटर से निर्धारित किया गया है। इसका जो स्थान है वो निर्धारित किया गया प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ये जो है इसको बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर होगा। किलोमीटर स्क्वायर, अब किलोमीटर स्क्वायर में 20 लोग रह रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अब लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अब रह रहे हैं लोग, और लोगों की ये क्या है? संख्या। हम क्या करते हैं? जनसंख्या, इसका सीधा संबंध किससे है? घनत्व से। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसमें तो ये था कि किसी स्थान विशेष और किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। उसका स्वरूप भी किस तरह किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को वितरण कहते हैं। यहाँ घनत्व की बात आई तो घनत्व के अंतर्गत एक इकाई निर्धारित की गई है और उस इकाई का जो स्वरूप है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर, कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र और जनसंख्या से सीधा संबंध है। क्योंकि निवास कर रहे हैं तो किसी स्थान पे करेंगे, अब कौन करेंगे? कि लोग करेंगे, तो लोगों की संख्या। तो लोगों की संख्या यानी जनसंख्या और धरातल दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि धरातल एवं जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यही प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं।
जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के लिए एक इकाई निर्धारित की जाती है प्रति वर्ग मीटर। इसको किलोमीटर स्क्वायर से भी निर्धारित किया जाता है, इसको किलोमीटर स्क्वायर से भी। इसको एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसको एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे इसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, इसके द्वारा जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है वृद्धि। इसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। इस वृद्धि का दूसरा नाम परिवर्तन भी है। इसको जनसंख्या परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार की है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। अब जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? दो समय अंतरालों के बीच, समय के दो समय होते हैं, उनके बीच का जो अंतराल होता है, दो समय अंतरालों का मतलब है कि 2001 और 2011। अब दो समय, एक 2011 का है, एक 2001 का है, इसके बीच का जो अंतराल है, इस अंतराल में जनसंख्या यानी लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो इसका सीधा सा है समय, दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या या फिर लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। इससे पहले 2 नंबर का जो था, ये 3 नंबर का ले लिया है। 2 नंबर का जो था वो है विश्व की जनजाति। विश्व की जनजातियां। तो विश्व की जनजातियों में अब जनजाति शब्द जो है वो हमारे भारतीय संविधान में जो जनजाति शब्द है वो ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जो आधुनिक सामाजिक प्रक्रिया से दूर है या उनका उनसे संपर्क नहीं है। ऐसे लोगों को आदिवासी या गिरिजन या हमारे भारतीय संविधान के अंदर उनको जनजाति के नाम से या इंग्लिश में उसको ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये ट्राइब्स एरिया में रहता है, रिमोट एरियाज में रहता है, जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, उनके अंदर इनके निवास करते हैं। इसलिए अब इसके अंदर हम 4 प्रकार की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो खूब जनजातियां हैं, विश्व के अंतर्गत बहुत सी जनजातियां हैं जो अलग अलग अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलित हैं और वहां ढल चुकी हैं और अपना जीवन यापन कर रही है। तो उनके अंतर्गत जो हमारे भूगोल के अध्ययन आपके सब्जेक्ट के अंदर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 जनजातियों का अध्ययन किया गया। अब इन जनजातियों के अंदर एक शीतकटिबंधीय, शीतकटिबंध, एक उष्णकटिबंधीय, एक मानसूनी क्षेत्र और एक क्षेत्र जो है वो मानसूनी के लिए राजस्थान से संबंधित है। अर्धउष्णीय क्षेत्र ये 4 प्रकार के हैं। तो शीत क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति, शीत क्षेत्र की ठंडी कनाडा और के उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो पाई जाती है इसको एस्किमो कहते हैं। और जो हमारी उत्तरी ध्रुवीय आपने भूगोल में पढ़ा है, कटिबंध बने हमने 11वीं क्लास में, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो जो शीत कटिबंध का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध का तो जन शून्य महाद्वीप है, उसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप बोलते हैं, वो जन शून्य महाद्वीप। उत्तर के महाद्वीप के अंतर्गत
तो शीत क्षेत्र है, जो शीत कटिबंध है, उस शीत कटिबंध के अंतर्गत निवास करने वाले जो लोग हैं उनको हम शीत कटिबंधीय जनजाति के नाम से जानते हैं। उसमें एस्किमो है, इसके अलावा साइबेरिया क्षेत्र है, उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, इनके अंतर्गत भी क्या है वो सी जनजातियां निवास करती है। तो उसमें एस्किमो, इसके अलावा लैप्स, याबू, चुपची, तोंग, ये बहुत सी जनजातियां हैं जो है, लेकिन आपके जो अध्ययन है वो एस्किमो का है, इसलिए इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद में अब एस्किमो इन सब की बात हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बुशमैन, काला हिमपुष्ट है, काला हिमपुष्ट में बुशमैन, तो बुशमैन की जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बुशमैन जनजाति है। मानसून क्षेत्र की जो जनजाति है भारतीय क्षेत्र में वो है गोंड, और राजस्थान के क्षेत्र में जो है वो है भील। तो इन सभी जो हमारी आदिवासी जनजातियां हैं इनका हम भौतिक पक्ष जानेंगे कि कहाँ कौन से क्षेत्र में निवास करती है, इसका सांस्कृतिक पक्ष, इनके रीति रिवाज, इनकी वेशभूषा, इनका खान पान, इनके यातायात के साधन, इनके आर्थिक अर्थव्यवस्था, इन सब पर, इनका सामाजिक परिवेश, इन सब का अध्ययन हम इन जनजातीय क्षेत्रों की जो हमारा अध्ययन है विश्व की जनजातियां, इनके अंदर प्रमुख रूप से आपके 4 जनजातियां शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, मानसून क्षेत्र और अर्ध उष्ण क्षेत्र की, यानी राजस्थान की क्षेत्र की भेल जनजाति। चौथा जो हमारा लेसन है वो है विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना, तो विश्व जनसंख्या संरचना जैसे हमारे शरीर की, हम एक शरीर के शारीरिक संरचना, शरीर की संरचना, तो शरीर की संरचना किसी एक अंग से नहीं, हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर, पेट, सारे अंग अंदर के बाहर के जितने भी सब मिलकर एक पूरा ढांचा बना है, इसको बोलते हैं शारीरिक संरचना। वैसे ही जनसंख्या संरचना के लिए इनके अलावा जो मानव की गतिविधियां कार्य करती है या मानव जो जिन गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, जो मानव से संबंधित होती है, उन सबका मिला-जुला स्वरूप है, वो कहलाता है विश्व जनसंख्या संरचना। संगठन भी बोल सकते हैं इसको, कंपोजिशन बोल सकते हैं, संगठन भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, संरचना भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो पहली आती है उसमें हम अध्ययन करेंगे आयु वर्ग। ये पॉइंट्स हैं जो इनके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आयु वर्ग, आयु वर्ग के बाद में इसमें जो आता है वो आता है लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद में आता है वो आता है साक्षरता, उसके बाद में आती है व्यवसाय, उसके बाद में आता है ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या संगठन। ये कुल मिला के जनसंख्या संरचना के भाग हैं। इसमें पहला आता है आयु वर्ग। कुल जनसंख्या में उम्र के आधार पर, कुल जनसंख्या में उम्र के आधार पर अलग अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं आयु वर्ग। इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं, 0 से 14 का बाल वर्ग, 15 से 59